हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आज की इस क्लास में बेसिकली हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा डायमेंशंस होते हैं। अर्थात यहाँ पर यदि हम बात करते हैं रेनफॉल या फिर वर्षा की, तो किसी स्थान पर वर्षा बहुत अधिक होती है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, या फिर लीवर्ड स्लोप, विंडवर्ड स्लोप अर्थात पवनाभिमुख ढाल और पवनाभिमुख ढाल में क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअल में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण ही क्यों होता है, यदि वर्षा किसी स्थान पर हो रही है तो क्या यह वर्षा एक ही प्रकार की होती है, यानी कि जो लद्दाख में हो रही है उसको भी आप सामान्य रूप से वर्षा, और जो मध्य प्रदेश में हो रही है या फिर तमिलनाडु वाले एरिया में हो रही है उसे भी आप सामान्य रूप से केवल और केवल वर्षा ही नाम देते हैं। क्या इन दोनों की प्रकृति, इन दोनों का नेचर आपको सेम देखने के लिए मिलेगा? इन सभी बातों पर आज का डिस्कशन ही आधारित है। यदि मान लीजिए आपने अभी तक मेरे इंडियन ज्योग्राफी के पूरे वीडियोस नहीं देखे या फिर प्लेलिस्ट अभी तक आपने विजिट नहीं किए, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वहां पर शुरू से लेकर अंत तक उस प्लेलिस्ट को एक बार अवश्य देखें। कारण यह है कि वहां पर मैंने सीक्वेंस वाइज तरीके से हर टॉपिक को कवर अप कराया है और वहां पर आपके लिए पर्याप्त मात्रा में कंटेंट मौजूद है। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके यूपीएससी, सीएसई, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी कारगर होने वाली है। याद रखिएगा, यह टॉपिक भी अर्थात जो हम वर्षा स्टार्ट कर रहे हैं इसके पीछे का बेस अर्थात इसका आधार मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में बता दिया है। अब उसी आधार को कंटिन्यू करते हुए देखना, सबसे पहले हमने भारतीय मॉनसून को स्टार्ट किया था। भारतीय मॉनसून को स्टार्ट अर्थात उसकी उत्पत्ति के बारे में जाना था। उत्पत्ति के बारे में जानने के पश्चात हमने विभिन्न प्रकार की ऋतुओं अर्थात भारत में जो 3 ऋतुएं मौजूद हैं उनके बारे में अध्ययन किया। पश्चात हमने पश्चिमी विक्षोभ अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में भी डिस्कशन किया था। पश्चात इसकी अब हमने अल नीनो और लानिना के बारे में डिस्कशन किया। अब आज का जो ये वीडियो है ये आधारित रहेगा वर्षा पर, अर्थात वर्षा तो हमने करा दी। अब ये वर्षा कितने प्रकार की होती है, क्या सभी स्थानों पर एक सी ही वर्षा होती है? आंसर इज नो। तो उसके बारे में एक सिक्वेंशियल तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो बेसिकली आपके कंपाइल ज्योग्राफी का पार्ट है, अर्थात बेसिकली ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। परंतु यदि आप कहीं पर मानसून को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको इसेंशियल रहता है इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। क्लियर? चलिए बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि आप इस भारत के मैप को देखेंगे, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है भाई कि आपको भारत का मैप इसेंशियल रूप से बनाते हुए आना चाहिए, है ना। ये वाला बहाना या फिर ये वाला किसी भी प्रकार की क्वेरी नहीं चलेगी कि सर मुझे मैप बनाने में टाइम लगता है या फिर मैप बनाते मुझे नहीं आता। आप 100 पेज की कॉपी ले लें, उसे भर डालें, इतने में आपको भारत का मैप 2 स्ट्रोक में बनाते हुए आ जाएगा। फिर अब यदि इस भारत के मैप को देखेंगे तो इस भारत के मैप में या फिर इस भारत में आप ये बात सामान्य रूप से जानते हैं कि भाई सभी स्थानों पर वर्षा एक सी नहीं होती है। जैसे कि यदि आप राजस्थान की बात करेंगे, दैट इज यह राजस्थान वाला एरिया है ना, इस राजस्थान वाले एरिया की यदि आप बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा का घनत्व है ये बहुत कम है और इसके कारण यहाँ पर डेजर्टिफाइड एरिया अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र विद्यमान है। परंतु यदि इसके अलावा आप नीचे की ओर आते हैं अर्थात दैट इज यहाँ वाले क्षेत्र को यदि आप देखते हैं तो यह है वेस्टर्न घाट माउंटेन अर्थात पश्चिमी घाट पर्वत, और पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में अर्थात वेस्टर्न पार्ट में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर अधिक वर्षा, और यदि ईस्टर्न पार्ट में आप देखते हैं तो यहाँ पर जो तेलंगाना है और साथ में जो पूर्वी महाराष्ट्र है इसको नाम दिया जाता है रेन शैडो जोन का या फिर वृष्टि छाया प्रदेश का। एक्चुअल में ये क्या होता है और भाई क्या कारण है कि इस वाले पार्ट में, मेघालय वाले में आपको सर्वाधिक वर्षा देखने के लिए मिलेगी? अब इसका कारण बेसिकली आप जानते हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी सागर शाखा बंगाल की खाड़ी सागर से अतिरिक्त जलवाष्प ग्रहण करके सर्वाधिक वर्षा कराती है। दैट इज वाई यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्लियर? ये सभी बातें आप जानते हैं। अब इसी को हम साइंटिफिक मैनर में कि भाई यदि हम इन सभी बातों पर डिस्कस कर रहे हैं तो मान लीजिए राजस्थान में वर्षा हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो इसका डिस्कशन मैंने एल नीनो और ला नीना में किया है कि यदि यहाँ पर वर्षा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वर्षा नहीं होती, दैट इज वाई यहाँ की जो मृदा है यह बालू में या फिर रेत में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर? अब यदि मान लो इसमें ज्यादा वर्षा होगी तो ज्यादा वर्षा होने का परिणाम यह होगा कि ये जो मृदा है या फिर यह जो बालू है यह इस जल को अवशोषित नहीं कर पाएगी, और जब जल को अवशोषित नहीं कर पाएगी तो आप बोलेंगे कि भाई इस कंडीशन में इस संबंधित एरिया में क्या आ गई है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा ही आपको
हर लैंड एरिया में देखने के लिए मिलेगा। अर्थात ये महाद्वीप में भी होता है, ये महासागरों में भी होता है। यह आपको अलग अलग प्रकार के स्थलखंडों या फिर स्थल आकृतियों में यह क्रिया आपको मौजूद देखने के लिए मिलती है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि यहां से यदि मैं स्टार्ट करता हूं आपको डिटेल बनाना, तो यहां पर एक मैप आपको बना लेना है ना। और ये मैप मैंने पहले ही बताया कि यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी विदाउट मैपिंग कंप्लीट नहीं की जा सकती है। और यदि कोई विदाउट मैपिंग इसे कंप्लीट करा रहा है तो आप कंप्लीट करने का प्रयास भी ना करें। देखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और ये मैंने अपने कई क्लासेस में पहले ही बता रखा है कि यदि आप देखेंगे तो एक क्रिया होती है भाई, या फिर एक प्रोसेस है कि जो स्थल खंड है एक्चुअल में, यह स्थल खंड जल खंड की अपेक्षा जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि यहां पर जो सिलिका की मात्रा है, अब इसको साइंटिफिक मैनर में समझ रहे हैं, दैट इज वाई मैं अब यहां पर ये साइंटिफिक टर्म भी यूज करूंगा। यहां पर जो सिलिका की मात्रा है, यह सिलिका की मात्रा अधिक होती है, किसमें अधिक होती है? इन स्थल खंडों में। और जब इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो याद रखिएगा कि सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण ही, अब सिलिका क्या है भाई, तो यदि आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी का जो चाप का अध्ययन हम करते हैं, अर्थात दैट इज यदि आप पृथ्वी का एक चापाकार भाग काटते हैं तो इसको आप क्या नाम देते हैं कि यहां पर इसको हम नाम देते हैं कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसे कहा जाता है सियाल, है ना। नीचे वाली को कहा जाता है सीमा और इसके नीचे वाली को नाम दिया जाता है नीफे, है ना। अब यदि आप देखोगे तो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कुछ, है ना, ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता है तो ये है क्या? महाद्वीप। और ये वाला भाग क्या है? महासागर वाला क्षेत्र, है ना। तो ये महाद्वीप में सिलिका की मात्रा ज्यादा देखने के लिए मिलेगी और जो महासागरीय क्षेत्र है यहां पर सिलिका की मात्रा आपको कम देखने के लिए मिलेगी। दैट इज वाई कि यहां पर अब साइंटिफिक मैनर में यदि हम समझ रहे हैं तो याद रखना, एक तो यह कारण आता है कि यह महाद्वीप जल्दी गर्म होते हैं, दूसरा यह है कि महासागर पारदर्शी होते हैं और यहां पर जो सौर्य तप इन्हें प्राप्त हो रहा है, इस सौर्य तप को अधिक एरिया गर्म करना पड़ता है निश्चित समय में ही, और यहां पर इस सौर्य तप को कम एरिया गर्म करना पड़ता है उसी निश्चित समय अंतराल में, उसी निश्चित समय में। दैट इज वाई ये दो मेन रीजन निकल के आते हैं कि भाई जो महाद्वीप है या फिर जो स्थल खंड है यह महासागरों की अपेक्षा जल्दी गर्म होते हैं। अब जनरली हम ये मान लेते हैं कि जब महासागर गर्म होगा तो यहां से जलवाष्पन की क्रिया होगी, जो कि सही तो है, परंतु इसके पीछे का एक और डायमेंशन आप जानिए कि ऐसा नहीं है कि जलवाष्पन की क्रिया केवल और केवल महासागरों से होती है, अपितु जलवाष्पन की क्रिया महाद्वीपों से भी संपन्न होती है। अर्थात जो महाद्वीप हैं इनमें भी आर्द्रता विद्यमान है और यह आर्द्रता को यदि गर्म किया जाता है तो यही ह्यूमिडिटी, ये जो ह्यूमिडिटी है यही हल्की होकर वातावरण में ऊपर की ओर जाती है। और जब ये ऊपर की ओर जाती है तो आप याद रखिएगा कि स्थल खंड से भी जल खंड की ओर वायु का प्रवाह हो सकता है। किस प्रकार से? तो जरा अब इसको आप समझिए कि भाई ये है एक मैप और इस मैप के अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जलखंड, दैट इज ये है हमारे महासागर। और जब ये महासागर गर्म होंगे तो इस महासागर से उठने वाली जो संवहनीय तरंगे हैं या फिर संवहनीय धारा है या फिर इसको आप नाम दे दें कि भाई यहां पर उठने वाली जो जलवाष्प है यह हल्की होकर वातावरण में जाएगी और वातावरण में जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर, यानी कि यहां से जो जलवाष्प उठ रही है ना, ये जो जलवाष्प ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जाने पर इसका तापमान घटेगा और जब इसका तापमान घटेगा तो इसको आप क्या नाम देंगे? अब तापमान क्यों घटेगा? तो मैंने ये पहले ही बात बताई है कि भाई तापमान कभी भी या फिर हमें गर्मी कभी भी इस कारण से नहीं लगती है क्योंकि सौर्य तप हमें प्राप्त हो रहा है, अपितु गर्मी लगने का कारण यह होता है कि हम स्थल खंड के अधिक नजदीक खड़े हुए हैं। स्थल खंड में होने वाला विकिरण इस गर्मी का परिणाम होता है, ना कि सौर्य तप, क्योंकि यहां पर सूर्य के निकट जाने पर हमें गर्मी और अधिक लगनी चाहिए थी परंतु गर्मी नहीं लग रही है। कारण यह है कि वहां पर कोई ऐसा स्थल खंड नहीं है या फिर कोई ऐसी स्थलाकृति नहीं है जो कि इस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करे और रात्रि के समय यह उत्सर्जित करे। क्लियर? तो इसीलिए आप क्या बोलेंगे कि भाई ऊपर जाने पर तापमान घटता है। इसका मेन रीजन ये समझिए आप, इसका मेन रीजन आप ये याद रखिएगा। और जब यहां से यह सौर्य तप यह जलवाष्प ऊपर की ओर उठेगी तो ऊपर की ओर जाने पर यह किसका निर्माण करेगी? भाई यहां पर आएगी और फिर अब ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी। जस्ट अ सेकेंड, है ना। अब ये करेगी बादलों का निर्माण और जब ये बादलों का निर्माण करेगी तो अब इससे अलग अलग प्रकार के बादल बनना प्रारंभ होंगे और फिर यही बादल कुछ समय पश्चात क्या कराएंगे?
वर्षा। अब ये वर्षा कैसे कराते हैं जरा इस बात को समझिएगा कि एक्चुअल में इसमें जो जलवाष्प की मात्रा है, यानी कि ये तो जलवाष्प है एक नियत ऊंचाई पर जाकर, और ये नियत ऊंचाई हम क्या मानते हैं भाई, तो इस नियत ऊंचाई को माना जाता है ट्रोपोपॉज, अर्थात यहां पर क्षोभ सीमा पर जाकर यह पूर्णतः ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होकर ये संघनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप बादलों का निर्माण कर लेते हैं। अब ये जो जलवाष्प बनी थी, यही जलवाष्प एक्चुअल में परिवर्तित हो जाती है किसमें, यही जलवाष्प परिवर्तित हो जाती है पुनः बादलों में। तो ये निर्माण करते हैं किसका, एक्चुअल में यहां पर होता है क्लाउड का निर्माण। फिर यहां पर अब नियत ऊंचाई पर जाकर, यानी कि अब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि भाई इन बादलों में और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता नहीं बचेगी, और यहां पर जितना भी जलवाष्प ऊपर की ओर गया था अब वो भारी हो जाएगा, और भारी होकर फिर यहां पर यह नीचे आएगा। यानी कि अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जलवाष्प ऊपर गई है तो जलवाष्प ठंडी हुई है, ठंडी हुई है मतलब कि यही कन्वर्ट हो गई है किसमें, पानी में। अब पानी में कन्वर्ट हुई है तो और ऊंचाई पर जाएगी तो ये बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी, परंतु इसको एक ऐसा कण चाहिए रहता है जिसमें ये आजू बाजू क्रिस्टल का निर्माण कर सके। अब ऐसा कण कहां से आएगा, तो यहां पर याद रखना कि वातावरण में बहुत से पर्टिकुलेट मैटर्स घूमते रहते हैं, और ये पर्टिकुलेट मैटर जब पृथ्वी में ऊपर की ओर जाते हैं तो फिर इन्हीं में यह जलवाष्प बनकर या फिर यही जलवाष्प की बूंदें बनकर या फिर संचित होकर इकट्ठा हो जाती हैं, और फिर बाद में यही कराती हैं क्या, वर्षा। अब पर्टिकुलेट मैटर एक्चुअल में पर्टिकुलेट मैटर नहीं है ना, यहां पर टाइप ऑफ पर्टिकुलेट मैटर है ना, सो कॉल्ड टाइप ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। अब ये क्या है भाई, तो एक्चुअल में जब भी आप मैप बनाए बच्चे तो वहां पर आप ये अवश्य दर्शाएं कि एक्चुअल में आप मैप कौन सा बनाना चाह रहे हैं। यानी कि आप जिस भी चीज को देख रहे हैं एक्चुअल में आप उसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं या फिर उसका साइड व्यू देख रहे हैं या फिर कौन सा व्यू देख रहे हैं, आप यह बात अवश्य बताएं। कारण यह है कि जो एग्जामिनर बैठे हुए हैं उनको यह पता चलना चाहिए कि भाई एक्चुअल में यदि मैं कोई भी मैप देख रहा हूं, जैसे कि लाइक यदि मैं हिमालय का मैप देख रहा हूं तो हिमालय का मैप किस व्यू के हिसाब से, आपने टॉप व्यू बनाया, फ्रंट व्यू बनाया, साइड व्यू बनाया, तो एक्चुअल में आप यहां पर ये शेडिंग कर क्या दर्शाते हैं कि यहां पर जो मैंने मैप प्रस्तुत किया है एक्चुअल में यह साइड व्यू है, अर्थात मैं चीजों को साइड से देखने का प्रयास कर रहा हूं, और ये आपकी स्मार्टनेस को बताते हैं। तो यदि मान लीजिए यहां पर महासागरों में जलवाष्पन की क्रिया हुई है, जलवाष्पन के द्वारा बादलों का निर्माण हुआ है, पर आवश्यक यह है भाई कि अब ये बादल वर्षा कब कराएंगे। वर्षा कराने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए ना, तो याद रखिएगा कि वर्षा मैंने यहां कराई जरूर है, परंतु आपको याद रखना है कि ये वर्षा एक्चुअल में कराएंगे इस माउंटेन से टकराकर, और जब इस माउंटेन से टकराएंगे तो सबसे पहले जिस भाग की ओर टकरा रहे हैं या फिर जिस डायरेक्शन में ये टकरा रहे हैं वहीं पर यह सर्वाधिक वर्षा कराएंगी। किस प्रकार से, तो जस्ट अ सेकंड मैं इसको कवर कर देता हूं, फिर मैं इसी के आगे बढ़ता हूं, एक सेकंड बस। यानी कि मान लीजिए यहां पर कोई माउंटेन है, ठीक है, ये एक पर्वत श्रृंखला आपने ड्रॉ की है भाई यहां पर, और ये जो माउंटेन है बेसिकली, जस्ट अ सेकंड ना, ये जो माउंटेन है बेसिकली यहां पर एक साइड से पवन आ रही है और दूसरी साइड से ये पवन जा रही है। अब बेसिकली ये माउंटेन है, पवन किस प्रकार से आएगी जाएगी, तो पवन कुछ इस प्रकार से प्रवेश करेगी, ठीक है, ये एक माउंटेन है, इसमें ये पवन आएगी और कुछ इस प्रकार से यह प्रवेश करेगी, और फिर यहां से यही पवनें कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर उतरेंगी। ठीक है, बात समझ में आई, यानी कि यहां से यह ऊपर की ओर चढ़ रही हैं, यहां से यह ऊपर की ओर चढ़ रही हैं, जस्ट अ सेकेंड इसको हटा ही देते हैं हम, यहां से यह कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर चढ़ रही हैं, पश्चात इसके यह कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर आ रही हैं। क्लियर। अब देखिएगा यहां पर एक्चुअल में जिस स्थान से ये पवन इस माउंटेन के ऊपर चढ़ना प्रारंभ हो रही है, इस ढाल को एक नाम दिया जाता है और इस वाले ढाल को एक नाम दिया जाता है। देखिएगा, अब सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि भाई ये ढाल कौन से हैं। तो यहां पर जो ढाल आपको देखने के लिए मिलेगा यह है हमारा विंड वर्ड स्लोप, विंड वर्ड स्लोप। और यदि बात की जाए विंड वर्ड स्लोप की तो इससे नाम दिया जाता है पवना भिमुख ढाल, पवना भिमुख ढाल। क्लियर, अर्थात पवन के सम्मुख वाला ढाल। क्लियर, जहां से पवन टकरा रही है और यह टकरा कर ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने पर यह कर रही है एक्चुअल में क्लाउड का फॉर्मेशन, और फिर जस्ट अ सेकेंड है ना, ये ऊपर जाने पर क्लाउड का फॉर्मेशन कर रही है, और फिर यही क्लाउड क्या करा दे रहे हैं, यही क्लाउड करा रहे हैं कुछ समय के पश्चात वर्षा। क्लियर, परंतु जैसे ही यह
पवन इस माउंटेन को क्रॉस करती है तो माउंटेन को क्रॉस करने पर अब देखिए यह नीचे की ओर आ रही है और क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज कि पवन गर्म होकर ऊपर जाए, ऊपर जाने पर यह क्या करे, ऊपर जाने पर एक्चुअल में यह मेघों का निर्माण करे और जब पवन यहां पर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है तो देखिए अब यह बादल उतनी वर्षा नहीं कराएंगे, अर्थात ये बादल भी इस माउंटेन को इस डायरेक्शन में पार करेंगे, अर्थात ये भी आगे की ओर बढ़ेंगे ना, ये भी यहां की ओर जाएंगे और जब आगे की ओर जाएंगे तो देखिएगा बच्चे इन्होंने पहले ही वर्षा करा दी है, पहले ही आधे से अधिक अपनी जलवाष्प त्याग दी है। कहां पर, इस माउंटेन की पश्चिमी भाग में, या फिर इसको हम यदि वेस्टर्न घाट माउंटेन के कंटेक्स्ट में समझना चाहें तो वेस्टर्न घाट माउंटेन से पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है और इसके पश्चिमी भाग पर अधिक वर्षा कराता है। तो इस भाग में पवना भिमुख ढाल वाले एरिया में ये सर्वाधिक वर्षा कराएंगी, सर्वाधिक वर्षा, क्लियर। परंतु जैसे ही ये पहुंचेंगी कहां, इस दूसरे ढाल की ओर और जहां से पवने नीचे की ओर आ रही हैं, इसे कॉल किया जाएगा पवना विमुख ढाल, पवना विमुख ढाल या फिर लीवर्ड स्लोप। और जैसे ही इस एरिया में आएंगी तो अब ये बादल नीचे आने लगेंगे, क्लियर। अब ये जो माउंटेन्स है ये नीचे आने लगेंगे और इन्होंने अपनी जो जलवाष्प थी यह पहले ही त्याग दी है और जब इनमें निहित जलवाष्प पहले ही निकल चुकी है तो इनमें अब जलवाष्प की मात्रा कम है, अर्थात अब इनके द्वारा जो वर्षा होगी यह उतनी अधिक नहीं होगी, क्लियर। और इसीलिए इस पवना विमुख ढाल वाले एरिया में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां पर एक एरिया का विकास होगा जिसको नाम दिया जाएगा वृष्टि छाया प्रदेश, या फिर इसी को नाम दिया जाता है रेन शेडो जोन का, है ना। कि वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण क्यों होता है भाई, तो इसका निर्माण बेसिकली उन क्षेत्रों में होता है जहां पर पवना भिमुख ढाल आपको मौजूद, पवना विमुख ढाल आपको मौजूद दिखाई देता है। और यदि हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो यही होता है कि भाई जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आगमित होता है तो भारत में यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराता है और पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर अपनी आधे से अधिक वर्षा या फिर अपनी आधे से अधिक आर्द्रता यह कहां छोड़ देता है, एक्चुअल में पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी भाग में ही ये त्याग देता है। दैट इज वाई आप पाएंगे कि वेस्टर्न घाट माउंटेन के वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा वर्षा हो रही है, अर्थात यदि आप महाबलेश्वर वाला स्थान देखें, यदि मान लेते हैं कि भाई जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इसको याद रखिएगा, ये अनुपात आपको याद रखना है आवश्यक रूप से, क्लियर। ये है यदि वेस्टर्न घाट माउंटेन तो ये पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी भाग में आपको सर्वाधिक वर्षा देखने के लिए मिलेगी यहां पर, क्लियर। परंतु यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है महाबलेश्वर, यहां पर है महाबलेश्वर चोटी और यहां पर आता है क्या, पुणे। अब इन दोनों में दूरी ज्यादा नहीं है, बावजूद इसके पुणे में आपको कितने सेंटीमीटर वर्षा, तो यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर जो वर्षा का अनुपात है ये 70 सेंटीमीटर मिलेगा और इसी के कंपैरेटिवली दूसरा स्थान अर्थात दैट इज ये महाबलेश्वर वाला, ये महाबलेश्वर में आपको 600 सेंटीमीटर तक रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। इसका मेन रीजन क्या है, यही कि भाई यहां से जो भी पवन आ रही है यह जलवाष्प लेते हुए आ रही है और जलवाष्प को अपने अंदर धारण किए हुए है और ये एक्चुअल में आ रही है महासागरीय क्षेत्र से और महासागरीय पवन को एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है किसी माउंटेन से टकराने की, और यदि माउंटेन से ये नहीं टकराई है ना तो याद रखिएगा यह वर्षा नहीं कराएगी, ये सीधी निकल जाएगी। दैट इज वाई इंडिया के कंटेक्स्ट में यह कहा जाता है कि यदि इंडिया में ये वेस्टर्न घाट माउंटेन नहीं होता तो इंडिया में सूखा पड़ा रहता, और यदि इंडिया में ये वेस्टर्न घाट माउंटेन और हिमालय जैसे माउंटेन्स नहीं होते तो इसका परिणाम यह होता कि भारत में वर्षा ही नहीं होती, अर्थात शीतकाल में यह शीत मरुस्थल बन जाता और ग्रीष्म काल में यह शुष्क मरुस्थल में तब्दील हो जाता। यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, हमारे नॉट ओनली फॉर अस परंतु ये पूरे के पूरे विश्व के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि सर जब भी किसी सागरीय क्षेत्र से जलवाष्प उठना प्रारंभ करती है तो इस जलवाष्प के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि यह किसी माउंटेन से टकराए और माउंटेन से टकराकर पवनाभिमुख ढाल पर यह वर्षा कराए, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो यह खतरे के संकेत देते हैं। क्लियर। और क्यों भाई, क्योंकि यहां पर फिर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। क्लाउड फॉर्मेशन तो पहले ही हो गया है महासागर में, परंतु अब ये क्लाउड टकराएंगे और टकराकर फिर ये क्या कराएंगे, वर्षा कराएंगे, और यहां पर आपको विकास देखने के लिए मिलेगा वृष्टि छाया प्रदेश का, क्योंकि यहां पर उतनी अधिक वर्षा नहीं होगी। इज दैट क्लियर। और यदि इतना क्लियर है तो देखिए इस पूरी वर्षा को एक विशेष नाम से जाना जाता है और इस विशेष नाम को नाम दिया जाता है पर्वतीय वर्षा। यानी कि इस प्रकार की
रेनफॉल आपको जिस भी एरिया में होती हुई देखने के लिए मिलती है ना बच्चे, इसे नाम दिया जाएगा पर्वतीय वर्षा का। तो यह है पर्वतीय वर्षा। अब आप अच्छे से गैस कर पा रहे होंगे कि एक्चुअल में यह पर्वतीय वर्षा कहां पर घटित होती है या फिर कहां पर यह आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसी पर्वतीय वर्षा को बेसिकली कॉल कर लिया जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। यदि आपको पर्वतीय वर्षा याद ना रहे तो याद रखिए, इसी को कॉल किया जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये तो हुई एक प्रकार की वर्षा, परंतु वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक्चुअल में इसके अलावा और कौन कौन सी वर्षा होती है। तो चलिए एक सेकेंड बस, इसी में अब सेकेंड आता है हमारा संवहनीय वर्षा। और यदि संवहनीय वर्षा की हम बात करें तो जितनी भी प्रोसेस अभी तक हम जानते हैं कि ये वाली जो प्रोसेस है, एक्चुअल में इसी को थोड़ा सा साइंटिफिक मैनर में यदि समझने का प्रयास करें तो ये हमको दर्शाएगा क्या? संवहनीय वर्षा। जैसे कि यदि हम बात करें तो यहां पर मैं लिख देता हूं संवहनीय वर्षा के बारे में। देखो, स्थलखंड है, ये जल्दी गर्म होंगे, और जलखंड ये देर से गर्म होंगे। तो स्थलखंड और जलखंड में, स्थलखंड जलखंड की अपेक्षा जल्दी गर्म होते हैं क्योंकि सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, और साथ में ये क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। याद रखिएगा, जब ये गर्म होते हैं तो स्थल भाग के गर्म होने पर यहां से जो जलवाष्प उठती है ना, ये जो जलवाष्प उठती है इसको आप नाम देते हैं कि संवहनीय धाराएं। अर्थात यहां से जो संवहनीय धाराएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, या फिर संवहनीय पवनें नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, यही क्षोभ सीमा पर पहुंचकर ठंडी होती हैं, और ठंडी होकर ये एक प्रकार के मेघों का निर्माण करती हैं। और इन मेघों को क्या कॉल कर लिया जाता है? इन मेघों को नाम दिया जाता है काले कपासी मेघ। क्षोभ सीमा पर ये ठंडी होकर काले कपासी मेघों का निर्माण करती हैं। कई बार आपने देखे होंगे ये काले कपासी मेघ कि वर्षा होने से पहले एक प्रकार से अंधेरा छाता है, और ये फिर आपको ऊपर आसमान में ये काले कपासी मेघ दिखाई देते हैं, जो कि बहुत वृहद आकार के होते हैं। इनको कपासी वर्षा मेघ भी कहा जाता है। अर्थात ये कुछ इस प्रकार से बड़े आकार के दिखाई देंगे, रुई के बंडल के माफिक। क्लियर? और यही क्लाउड फिर क्या कराते हैं? यही क्लाउड बिल्कुल झमाझम वर्षा कराते हैं। याद रखना, ये बादल फटने की कंडीशन नहीं बता रहा हूं मैं, कई लोग इसको बादल फटना समझ लेते हैं। बादल फटने की कंडीशन बहुत अलग होती है। जब माउंटेन्स के बीच में बादल फंस जाता है तो इसमें निहित आर्द्रता एक साथ मुक्त हो जाती है, इसको हम बादल फटना की कंडीशन बोलते हैं। उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। परंतु यहां याद रखो, जब भी स्थल भाग गर्म होते हैं तो यहां से संवहनीय धाराएं उठती हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको आप माने कि भाई ये है एक्चुअल में क्या, तो जिसको अभी तक हम जलवाष्प नाम दे रहे थे ना, वही है ये। और ये क्षोभ सीमा पर पहुंचकर बादलों का निर्माण करती है, और ये बादल होते हैं एक्चुअल में काले कपासी मेघ, काले कपासी वर्षा मेघ। और जब ये इन बादलों का निर्माण करती है तो इन बादलों के निर्माण के थ्रू फिर यहां पर क्रिस्टल का फॉर्म आता है, और फिर यही कराते हैं क्या? वर्षा। एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज, यानी कि यहां पर सबसे जरूरी बात आपके जानने के लिए यह हो जाती है कि क्या संवहनीय वर्षा सभी क्षेत्रों में होती है, जिस प्रकार पर्वतीय वर्षा कई क्षेत्रों में होती है। यानी कि यदि आप शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले एरिया को भी लेते हैं तो वहां पर जनरली ये वर्षा देखने के लिए मिलेगी। तो क्या यह संवहनीय वर्षा भी हर क्षेत्र में होती है? आंसर इज नो। इसका आंसर बिल्कुल भी यस में नहीं देना है। कारण यह है कि यदि आप संवहनीय वर्षा की बात कर रहे हैं तो यह पूरी पृथ्वी पर आपको कहां कहां पर मौजूद दिखाई देती है? तो यह है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसके मध्य का जो भी एरिया बचा, अर्थात इसके मध्य का यह क्षेत्र आता है उष्णकटिबंधीय जलवायु में। यहां पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है, और याद रखिएगा यही वह क्षेत्र है जहां पर संवहनीय वर्षा होती है, जहां पर संवहनीय वर्षा होती है। परंतु यहां पर एक और एसेंशियल रिक्वायरमेंट आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपने एक नाम सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा। यदि आप मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो अवश्य सुना होगा, और नहीं तो पढ़ा तो होगा ही। बहुत सिंपल सा मैनर है कि भाई यहां पर एक नाम सुनते हैं आप, जिसको नाम दिया जाता है डोल ड्रम क्षेत्र, डोल ड्रम, या फिर इसी को नाम दिया जाता है शांत पेटी क्षेत्र। अब ये डोल ड्रम या फिर शांत पेटी क्षेत्र एक्चुअल में होता क्या है, इसको आप इस प्रकार से समझ लें कि भाई जो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के मध्य का एरिया रहता है ना, अर्थात 5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड से उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड तक का एरिया,
ये कहलाता है डोलड्रम एरिया। और इसको डोलड्रम क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्चुअल में यहां पर सबसे पहली बात कि कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होता, पवनें यहां पर चलती जरूर है परंतु ये ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करती, और साथ में यहां पर याद रखें कि तापमान अधिक होने के साथ साथ वायु दाब भी अधिक होता है। कारण यह है कि यहां पर हर शाम को आप पाएंगे कि 2 बजे से 4 बजे के मध्य वर्षा हो जाती है, और इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे? बेसिकली इसे नाम दिया जाता है 4 o'clock मॉनसून। और इसी के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना रखा था कि एक्चुअल में क्या कारण है कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान होना चाहिए परंतु यह होता नहीं है। इसका मैंने मेन रीजन बताया था आपको। क्लियर? अब यहां पर मैंने 23.5 बोला और 25 लिख दिया, उसका क्या कारण है भाई? तो मैंने ये बात भी पहले बताई है कि भाई कर्क रेखा और मकर रेखा हमने मानी है। सूर्य का प्रकाश 25 से 26 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश तक ये व्यवस्थित या फिर ये स्थापित होते रहता है, ये घूमते रहता है, भ्रमण करते रहता है। क्लियर? तो एक्चुअल में यह कौन सा क्षेत्र है? तो यह है संवहनीय वर्षा वाला क्षेत्र, संवहनीय वर्षा क्षेत्र। क्लियर? अब एक और प्रकार की आपको वर्षा देखने के लिए मिलेगी, और यदि हम पृथ्वी के अकॉर्डिंगली इसको समझना चाहें तो देखिएगा, पुनः यह है हमारी पृथ्वी, और यदि इस पृथ्वी के अकॉर्डिंगली आप समझना चाहेंगे तो देखना, यदि इसमें मैं वर्ल्ड मैप बनाता हूं, आप ऐसा समझे कि भाई मैंने पूरा वर्ल्ड मैप यहां पर खोल कर रख दिया है। क्लियर? देखिए यह है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसी के ऊपर यदि आप जाते हैं तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है फ्लोरिडा वाला क्षेत्र, और यहां से ऊपर जाने पर दैट इज हडसन की खाड़ी वाला एरिया, यह हडसन की खाड़ी। यहां पर यह है अफ्रीका वाला एरिया, और यदि आप अफ्रीका वाले एरिया को देखते हैं तो सबसे नीचे आने पर आपको साउथ अफ्रीका दिखाई देता है। इसी से टूटकर अलग हुआ मेडागास्कर वाला रीजन, दैट इज यह हमारा रेड सी। रेड सी से ऊपर जाने पर दैट इज पर्शियन गल्फ, और फिर यदि आप देखेंगे तो दैट इज हमारा द ग्रेट इंडिया, है ना। इससे आगे बढ़ने पर फिर आपको साउथ ईस्ट एशिया देखने के लिए मिलेगा। ऊपर की ओर जाने पर यह है हमारा ग्रीस इटली वाला पोर्शन, और फिर आगे की ओर जाने पर पोर्चुगल स्पेन डेनमार्क, और फिर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यह है हमारा नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वाला क्षेत्र, यह है व्हाइट सी, और फिर यहां पर साइबेरिया वाला एरिया यदि आप पूरा का पूरा कवर अप कर लेते हैं। फिर नीचे आते हैं तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। ऑस्ट्रेलिया से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको नीचे की ओर एक कॉन्टिनेंट देखने के लिए मिलेगा, दैट इज अंटार्कटिका। क्लियर? अब मैं बता क्या रहा था, तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई कि एक्चुअल में एक रेखा होती है जिसे नाम दिया जाता है, दैट इज ये है हमारी भूमध्य रेखा। क्लियर? जब आप भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर आपको एक लाइन देखने के लिए मिलेगी, दैट इज कॉल्ड, ये है हमारी कर्क रेखा, ये हमारा कर्क रेखा वाला क्षेत्र। और जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर आपको एक लाइन देखने के लिए मिलेगी, दैट इज कॉल्ड मकर रेखा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर या फिर बीचों बीच वाले पार्ट से होकर गुजरती है। अब आप ये बात समझिए कि एक्चुअल में यदि मैं इस भूमध्य रेखा की या फिर इस इक्वेटर लाइन की बात कर रहा हूं तो इस इक्वेटर लाइन को देखिएगा आप, है ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें कि यह है इक्वेटर लाइन, या फिर इसी को नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। और यदि भूमध्य रेखा की बात की जाए तो अब आप इसके उत्तर में देखें कि उत्तर में आपको स्थलखंड ज्यादा मिल रहे हैं, और दक्षिणी पार्ट में यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको जलखंड की मात्रा अधिक देखने के लिए मिल रही है, अर्थात दैट इज ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है हमारा क्या, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात मकर रेखा, है ना। आप समझने का प्रयास करिए कि एक्चुअल में स्थलखंड जहां पर भी ज्यादा होंगे, है ना, स्थलखंड जहां पर भी यदि आप उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो यहां पर आपको वर्षा का एक प्रकार देखने के लिए मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी मिलेगा। और यह वर्षा का जो थर्ड प्रकार है, थर्ड टाइप है, इसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड चक्रवाती वर्षा। और यह चक्रवातीय वर्षा बेसिकली होती किसके कारण है, तो याद रखिएगा यह होती है चक्रवातों के कारण। और चक्रवात कैसे आते हैं, तो यहां पर अब आपको 2 प्रकार के चक्रवात एसेंशियल रूप से याद रखने होंगे कि एक होते हैं भाई उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि बेसिकली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, और एक होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि बेसिकली टेम्परेट एरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे। परंतु जब आप इनका डिस्कशन करते हैं ना तो याद रखिएगा बच्चे, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, अब आपको एक बात याद रखनी होगी कि यह 35 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य में पाए जाते हैं, अर्थात 35 डिग्री से लेकर, जस्ट अ सेकेंड, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की यदि आप बात कर रहे हैं तो ये 35 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड से स्टार्ट होंगे और 35 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड तक
ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनके मध्य में यह चक्रवात आते हैं और ये बेसिकली आपको कहां पर मिलते हैं, तो बंद सागरों में, खाड़ी में, है ना, यानी कि ये लाल सागर में, ओमान की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी सागर, यहां पर आपको ये चक्रवात आते हुए मिलते हैं। और यदि हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, इन्हीं को कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन या फिर सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्लियर, कई बार उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी इनको कॉल कर लिया जाता है। तो यदि इसकी हम बात करें तो ये 35 से लेकर 35 उत्तर और दक्षिण दोनों, है ना, उत्तर और दक्षिण दोनों होंगे इसमें, नॉर्थ एंड साउथ से लेकर ये 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यदि इन दोनों ही एरिया की हम बात करते हैं, यहां पर जो वर्षा आपको देखने के लिए मिलेगी दैट इज कॉल्ड क्या, इसे माना जाएगा हमारा चक्रवाती वर्षा। अब बेसिकली चक्रवाती वर्षा उष्णकटिबंधीय चक्रवात में तो होती है, परंतु उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसे ही स्थल खंड से टकराते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं। यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्मित होने की कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं कि भाई ये निर्मित कैसे होगा, है ना। हर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो बन नहीं सकता, ये मैंने क्या बोली। तो एक्चुअल में चक्रवात है क्या, तो केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र और आजू बाजू उच्च वायुदाबीय पवनें, जहां पर उच्च वायुदाबीय पवनों का प्रवाह हो रहा है निम्न वायुदाब की ओर, और जब यह प्रवाह हो रहा है तो तापमान की अधिकता के कारण यही पवनें ऊपर उठ रही हैं और ये वक्राकार फॉर्म में घूम रही हैं और फिर ये वक्राकार फॉर्म में घूमकर चक्रवात का निर्माण कर रही हैं। अभी डेडिकेटेड वीडियो आएगा इस पर, तो आप देखिएगा, वहां पर हम चक्रवात के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसको कहा जा रहा है चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में याद रखें कि जो वर्षा होती है या उतनी ज्यादा तो होती है पर एक बार में बहुत ज्यादा हो जाती है, परंतु जब आप शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का अध्ययन करते हैं ना, तो इसमें एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि भाई शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात वहीं पर बनेंगे जहां पर निर्मित होता है क्या, एक्चुअल में वाताग्र, और इन वाताग्र के कारण दो प्रकार के क्लाउड्स का निर्माण होगा। अब ये वाताग्र भी दो प्रकार के होंगे, यानी कि एक होगा उष्ण वाताग्र और एक होगा शीत वाताग्र। अब यदि इसका डिस्कशन हम करेंगे तो ये कहानी कहीं और चली जाएगी। क्लियर, तो आप ये डायरेक्टली अभी समझिएगा क्योंकि अगला वीडियो में लाऊंगा इस पर। क्लियर, एक होता है उष्ण वाताग्र और एक होता है शीत वाताग्र। यदि इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई यहां पर अब इनमें एक प्रकार के क्लाउड्स का निर्माण होगा। इसको कहा जाएगा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। और ये जो किम्बलो निम्बस क्लाउड है, अर्थात इसी को कहा जाता है कपासी वर्षा मेघ, ये बहुत अधिक वर्षा कराएंगे और लंबे समयांतराल तक, लंबे समय तक ये वर्षा के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। अब सेकेंड बादल का जो निर्माण होता है वह होता है, ये होते हैं सिरस क्लाउड। अब ये उतनी वर्षा तो नहीं कराते, पर हां थोड़ी बहुत मात्रा में ये वर्षा अवश्य कराते हैं। ये होते हैं हमारे सिरस बादल या फिर सिरस क्लाउड। क्लियर, तो ये दो प्रकार के बादल हैं जो कि यहां पर चक्रवाती वर्षा के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। और ये बेसिकली होती कहां पर है, तो जहां पर भी वाताग्रों का निर्माण होता है उस एरिया में यह चक्रवाती वर्षा आपको देखने के लिए मिलती है। इज दैट क्लियर? और यदि इतना क्लियर है तो भाई यहां पर वर्षा के हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, और ये 3 प्रकार कौन से हैं, जस्ट अ सेकंड, है ना, 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। और ये 3 प्रकार कौन से हैं, तो एक है संवहनीय वर्षा, एक है हमारी चक्रवाती वर्षा और एक आती है हमारी पर्वतीय वर्षा। और इसमें हमने अलग अलग टर्म्स को समझने का प्रयास किया। और फिर यहां पर आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट भी मौजूद दिखाई दिए, अर्थात दैट इज यहां पर कुछ कॉन्टिनेंट्स भी आ जाते हैं। एक सेकंड, जैसे कि यह है अफ्रीका और ये सब, इनमें कौन कौन सी परिस्थितियां विद्यमान रहेंगी इनके बारे में हमने डिस्कस किया कि भाई यहां पर यदि मैं अब आपसे बोलूं कि बताइए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में किस प्रकार की वर्षा आपको देखने के लिए मिलेगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? आई थिंक आप गैस अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर यदि आप दक्षिण अमेरिका को देखेंगे तो ये है, और ब्राजील वाला एरिया देखेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहां पर होने वाली वर्षा एक्चुअल में कौन सी होगी? यहां होने वाली वर्षा एक्चुअल में संवहनीय वर्षा का बेसिक उदाहरण मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा का पूरा हमने वर्षा के बारे में डिस्कस किया। जस्ट अ सेकेंड, अब मैंने आपसे पहले भी बोला था, मैं पुनः बोल रहा हूं, यदि मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए हो, जिस पर डेडिकेटेड वीडियो आपको चाहिए हो, तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि सर मुझे XYZ टॉपिक। जरूरी नहीं है कि ओनली फॉर ज्योग्राफी। यदि आपको कोई भी ऐसा कन्वेंशनल टॉपिक लगता है कि जिस पर आपको जानकारी की आवश्यकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर इस टॉपिक पर या फिर करंट के इस टॉपिक पर आप मुझे वीडियो बनाकर
प्लीज प्रोवाइड कराइए। तो मैं आपको अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही है तो मेरी आपसे हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें और कमेंट करना ना भूलें। एक और बात कि भाई यदि मान लीजिए आपको इस पूरे ज्योग्राफी की या फिर इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर। क्लियर? चलिए, धन्यवाद भाई। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।